नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इनको डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनकी व्यवस्था संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में की गई है। ये क्या होते हैं? यह कल्याणकारी राज्य की विशेषता होते हैं, जनता का कल्याण करने वाले होते हैं। मित्रों, नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की विशेषता होते हैं, वेलफेयर स्टेट की विशेषता होते हैं। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए दिशा निर्देश देते हैं। यह व्यवस्था करते हैं कि राज्य के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास कैसे हो। इस तरह से ये कल्याणकारी राज्य के निर्देशक होते हैं। राज्य के नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं। राज्य की जो पॉलिसीज होती हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट से लागू नहीं करवाया जा सकता। इस तरह से देखा जाए, मूल कर्तव्य जिस तरह से वाद योग्य होते उस तरह से डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होते। अर्थात डीपीएसपी को सुप्रीम कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते। वहीं मूल अधिकार होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए मित्रों, तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को राज्य पर छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है डीपीएसपी राज्य पर छोड़ दिया गया है। अर्थात जब इसके पास संसाधन होंगे तब राज्य को इन्हें लागू करना होगा। तो वह कहते हैं ये पूजनीय घोषणा बनकर न रह जाएं। नीति निर्देशक तत्व का अर्थ ये नहीं है कि यह पूजनीय घोषणा बनकर रह जाएं। इसका अर्थ है जो भी सत्ता में आएगा उन्हें लागू करना होगा। इस तरह से जो सरकार बनाएंगे, चाहे स्टेट में हो या केंद्र में हो, उनको इसका आदर करना होगा, उनको लागू करना होगा। नेक्स्ट, अब इस पर आलोचना करते हैं, कुछ विचारक विचार देते हैं। जैसे केटी शाह ने क्या कहा है डीपीएसपी को? नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, एक बैंक का चेक है। कैसा चेक है? जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। इस तरह से केटी शाह कहते हैं नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। इसका अर्थ है इसमें जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, निःशुल्क विधिक समानता, इसी तरह से अवसर की समता और पंचायती राज गठन, समान नागरिक संहिता इत्यादि की व्यवस्था की गई है। यह राज्य प्रणाली पर निर्भर करता है कि राज्य प्रणाली सभी को निःशुल्क विधिक सहायता दे पाएगी, क्या कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित कर पाएगी, क्या लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा। यह राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है, ऐसा केटी शाह कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं? ऑस्टिन कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। इस तरह से इन्होंने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा माना है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट, के.एम. पढ़िक्कर क्या कहते हैं? यह आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद है। के.एम. पढ़िक्कर कहते हैं डीपीएसपी आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद है। इसके लक्षण हमको आर्टिकल 39 में देखे जा सकते हैं। अनुच्छेद 39 कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान धन का वितरण। ये समान धन का वितरण क्या है? ये आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद है। ऐसे कह सकते हैं सभी को न्यूनतम आर्थिक सुविधाएं मिल सके, सबको राज्य आर्थिक समता स्थापित करने का प्रयास करे। जेनिंग्स क्या कहते हैं? नीति निर्देश सिद्धांत पुण्य आत्माओं की कर्मकांडी महत्वाकांक्षा मात्र है। जेनिंग्स ने आलोचना की है। उन्होंने इसलिए आलोचना की है क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते, यह केवल राज्य के द्वारा ही लागू किया जाएगा। इस तरह से जेनिंग्स ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना की है और इनको पुण्य आत्माओं की कर्मकांडी महत्वाकांक्षा माना है। अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है मित्रों? आर्टिकल 36 में कहा गया है इस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया है। इसमें परिभाषा दी गई है। कैसे दी गई है? यह नागरिकों के विकास के लिए अति आवश्यक है। डीपीएसपी नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यह संवैधानिक लक्ष्य है। डीपीएसपी क्या है? यह संवैधानिक लक्ष्य है, अर्थात लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना, आर्थिक न्याय दिलाना, राजनीतिक न्याय दिलाना,
समान कार्य के लिए समान वेतन देना, समान धन का वितरण करना, निःशुल्क कानूनी सहायता देना, ये हमारा संवैधानिक लक्ष्य है। इससे क्या होगा, नागरिकों का विकास होगा। राज्य को अपनी समय परिस्थितियों आवश्यकताओं के अनुसार लागू करना है, अर्थात इनको हम सुप्रीम कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते। लेकिन विडंबना वाली बात है कि आज भी डीपीएसपी भारत में लागू नहीं है। छत्तीसगढ़ झारखंड में ट्राइबल्स इतने गरीब हैं, उन्हें आधुनिक सुख सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं मिल पाती हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में ट्राइबल की कंडीशन खराब है। भारत में विश्व में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। इस तरह से आज भी डीपीएसपी समाज में प्रभावी नहीं हो पाए हैं। आर्टिकल 37 देखेंगे, समाविष्ट निर्देशकों का लागू होना। अब ये कब लागू होंगे, तो इसके बारे में कहा गया है। भाग 4 में समाविष्ट अंतर्विष्ट निर्देशक तत्वों को, भाग 4 में जो डीपीएसपी दिए हैं उनको कल्याणकारी राज्य के रूप में राज्य लागू करेगा। इस तरह से राज्य लागू करेगा। यह राज्य के सम्यक सम विकास के लिए दिशा निर्देश देंगे। ये क्या करेंगे, राज्य के विकास के लिए सम्यक सम दिशा निर्देश देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इनको प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। इस तरह से आर्टिकल 37 में जो हमारे डीपीएसपी दिए उनको सुप्रीम कोर्ट से लागू नहीं कराया जा सकता। जबकि जो भाग 3 में संविधान का जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकार हैं, उनको हम सुप्रीम कोर्ट से लागू करा सकते हैं, और भाग 4 में डीपीएसपी है उनको सुप्रीम कोर्ट से लागू नहीं करा सकते। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 38। जितने भी डीपीएसपी हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आर्टिकल 38। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अर्थात जनता के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस प्रकार इसमें कहा गया है राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा इससे लोगों को 3 न्याय मिलेंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इस तरह से राज्य नागरिकों को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रदान करेगा। इस तरह देखा जाए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 30 में जो डीपीएसपी है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। यह सभी नीति निर्देशक तत्वों को हृदय और आत्मा है। जितने भी डीपीएसपी हैं उनका हार्ट एंड सोल है, क्योंकि सभी नीति निर्देशक तत्वों के मूल मर्म को समाहित करता है। डीपीएसपी का मूल मर्म क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, वो इसमें शामिल हैं। इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिल सके। इस तरह से राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा इसमें क्या होगा, लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सकेगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस मिल सकेगा। इन तीनों न्यायों को राष्ट्रीय जीवन में उतारने का निर्देश दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को राष्ट्रीय जीवन में उतारने का निर्देश किसको दिया गया, राज्य को। यह व्यक्ति के विकास के 3 न्याय रिक्शा या ऑटो को समान है। क्या होता है मित्रों, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया निकाल देंगे तो ऑटो नहीं चलेगा। इसी तरह से त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, अगर एक निकाल देंगे तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। इस तरह से देखा जाए ये ऑटो या रिक्शा के समान होता है। 3 पहियों में से कोई एक निकाल दिया जाए तो वह चल नहीं सकता। इसी तरह से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में से कोई एक न्याय निकाल दिया जाए तो वहां के नागरिकों का विकास नहीं हो सकता। इस तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राज्य का मूल लक्ष्य होना चाहिए। यह संवैधानिक लक्ष्य है। इस तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में से कोई एक निकाल दिया जाए तो मानव का विकास नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मानव का विकास नहीं हो सकता क्योंकि मानव के विकास के लिए तीनों ही आवश्यक होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 39 देखा जाए तो आर्टिकल 39 में क्या है मित्रों, आर्टिकल 39 दिया गया है कि यह आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में आचरण करने को कहता है। क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र। क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा सके। कार्य समान कर रहे हैं तो वेतन भी समान होना चाहिए। इसके अनुसार सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण,
जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार के प्रतिष्ठान है, जैसे बैंक है, रेलवे है और अन्य प्रतिष्ठान है, इनका सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस तरह जो सार्वजनिक संस्थान है वो जनता का बेहतर साधन बन सके, जनता को बहुत अच्छी सुविधाएं मिल सके। इस तरह से राष्ट्र की भौतिक संपदा का दुरुपयोग न किया जाए, राष्ट्र की जो भौतिक संपदा है उसके दुरुपयोग को रोका जाए। राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा महिला और पुरुषों को जीविका के संचालन के लिए उचित संसाधन मिल सके। इस तरह से ये भी कहें कि लिंग के आधार पर महिला पुरुषों के बीच वेतन में अंतर नहीं किया जाएगा और उनके बीच भी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इस तरह से अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधन का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि धन का समान वितरण हो सके। इस तरह से मित्रों देखा जाए आर्टिकल 39 में क्या है, इसमें आर्थिक लोकतंत्र का विचार निहित है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का विचार निहित है, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का विचार है, इसमें धन का समान वितरण का विचार है और इसमें कहा गया है सार्वजनिक हित सर्वोत्तम बन सके। इस तरह से सार्वजनिक धन का उपयोग इस तरह किया जाए, जो पब्लिक सेक्टर प्रॉपर्टी है उसका यूज बेहतर होना चाहिए, जनता का बेहतर डेवलपमेंट हो सके। इसमें महिला पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इस तरह से लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता। वस्तुतः देखा जाए आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा डॉक्टर अंबेडकर ने दी थी। आर्थिक लोकतंत्र देखा जाए तो ये डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में आर्थिक लोकतंत्र का विचार निहित है, जिस पर राज्यों को विचार करना चाहिए, आर्थिक लोकतंत्र का विचार मानना चाहिए। इसमें गरीबी और अमीरी के बीच खाई को पाटा जा सकता है। गरीब और अमीर के बीच जो खाई है, इस खाई को कैसे पाटा जाए, कैसे इसमें अंतर समाप्त किया जाए, अर्थात जो गरीबी अमीरी है उसको समाप्त कैसे किया जाए। इस समय देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या भारत में है। प्रति व्यक्ति आय कुछ लोगों का बहुत अधिक बढ़ गया है तो कुछ अपनी न्यूनतम सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इस तरह से आर्थिक लोकतंत्र के द्वारा, एक कल्याणकारी राज्य के द्वारा ये सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। इस तरह से देखा जाए मित्रों तो जो हमारे संविधान में डीपीएसपी को शामिल किया गया है, यह कल्याणकारी राज्य की विशेषता होते हैं, कल्याणकारी राज्य की विशेषता होते हैं। और भारत एक वेलफेयर स्टेट बनाया गया है। संविधान का जो भाग 4 है, ये भाग 4 भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाता है। हालांकि सरकार इस पर कुछ कम अमल करती है, इसको लागू करने की आवश्यकता है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।